एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी अर्थात प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है, हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, प्रत्यास्थता के लिए कौन कौन सा मटेरियल क्या क्या है, इसके बारे में हम विशेष रूप से आगे चर्चा वन बाय वन करते जाएंगे। तो प्रत्यास्थता क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। कुछ फ्रेंड्स का एक रिक्वेस्ट आया है कि हिंदी इंग्लिश बोथ में किया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं दोनों कोशिश करता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो नाउ पहले हम लोग हिंदी में देख लें। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसमें परिवर्तन हो जाता है, परंतु बाह्य बल हटा लेने से वह अपनी मूल अवस्था में लौट जाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। और जिस वस्तु में यह गुण पाया जाता है वो प्रत्यास्थ वस्तु कहलाता है। नाउ definition in English: the property of material by virtue of which certain material regain to original position after removal of the external force is called elasticity, and that material is called elastic material. कहने का मतलब है किसी पिंड पर फोर्स लगाया जाता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, विकृति होती है, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स को हटा लिया जाता है तो वह अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं रबर ले सकते हैं। जब रबर पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, यानी डिफॉर्मेशन होता है, और जब एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो वो अपने प्रारंभिक अवस्था यानी ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। एक सवाल हमेशा आते रहता है, स्टील और रबर में इलास्टिक मटेरियल कौन ज़्यादा है। तो इलास्टिक कौन ज़्यादा है, तो इसका जवाब है स्टील। तो सवाल उठता है कि रबर का तो जब ज़्यादा हम लगाते हैं तो फैलाव भी ज़्यादा होता है, लेकिन स्टील में ऐसा नहीं है। लेकिन इसका लॉजिक है कि स्टील जो है वियरिंग लोड ज़्यादा करता है। जैसे 2 न्यूटन का लोड दोनों में लगाए, 2 न्यूटन का भार दोनों में लगाए तो क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन कम होगा, इसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, लेकिन ये भी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ये ओरिजिनल शेप में ये भी आएगा। लेकिन इसमें ये कहता है आपका प्रत्यास्थता प्रॉपर्टीज़ का गुण ज़्यादा पाया जाता है। अब आइए हम लोग चर्चा करें हुक्स लॉ क्या है, इसी से आधारित है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अर्थात स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ये हुक्स लॉ के अनुसार है। स्ट्रेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसे सिग्मा से स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को बराबर करने के लिए कांस्टेंट लेते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कैपिटल ई से, तो सिग्मा बराबर कैपिटल ई स्मॉल ई, इसलिए ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई। अब ई है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। इसका यूनिट में ले सकते हैं न्यूटन प्रति एम स्क्वायर, एसआई में लेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देख सकते हैं माइल्ड स्टील के लिए प्रत्यास्थता गुणांक का वैल्यू 210 जीपीए, मतलब होता है जीपीए 210 जीपीए इसका वैल्यू होता है। स्ट्रेस की बात करें, प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रेस की चर्चा की थी, उसमें कुछ मिस्टेक्स था जो मैं अभी क्लियर करता हूँ। द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स टू एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। आप यहाँ देख रहे हैं एक पिंड है जिसमें दोनों तरफ टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है। जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं यानी बाह्य बल लगाते हैं तो इसके विरोध में अणुओं द्वारा जो है, जो अणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, उसके द्वारा इस बाह्य बल के विरोध में एक बल इंटरनल फोर्स स्टैब्लिश हो जाता है। कहने से तात्पर्य है कि जब इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो अंतराण्विक जो बल होगा उसके द्वारा इसके रेजिस्ट में, इसके विरोध में एक बल पैदा होगा, जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं। अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल। तो अंतराण्विक बल द्वारा एक इसके विरोध में बल पैदा होगा, तो अंतराण्विक बल जिसे अंतराण्विक प्रतिरोध बल कह रहे हैं, अंतराण्विक प्रतिरोध बल और क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। ये न्यूटन्स लॉ के अनुसार हमने कल ये बाय मिस्टेक बोला गया था, लेकिन ये होगा अंतराण्विक प्रतिरोध बल और क्षेत्रफल का अनुपात। इसका यूनिट न्यूटन प्रति एम स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। ई बराबर सिग्मा बाई स्मॉल ई, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। आइए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर सिग्मा का वैल्यू यानी जो है प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल,
और स्ट्रेन का जो वैल्यू है, विकृति का वैल्यू है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ होता है। तो एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एल इसका वैल्यू है। अब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक का हम लोग पढ़े, इसे कैपिटल जी या कैपिटल एन द्वारा भी डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन। आइए इसका देखते थर्ड, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को कैपिटल ई के द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल के द्वारा, यानी बल्क मॉडुलस इसका वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इन तीनों के बीच हमें संबंध जानना है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछते रहता है। तो E इजकल टू होता है 2G इंटू 1 + 1/m। m जो है पॉइजन रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी इजकल टू 2G 1 + μ, वेयर μ इजकल टू 1/m पॉइजन रेशियो है। E बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर इजकल टू 3K इंटू 1 - 2/m। 1/m को μ से डिनोट कर रहे हैं, तो 3K इंटू 1 - 2μ होगा ये रिलेशन। अब हमें तीनों में संबंध देखना है, यानी तीनों में संबंध निकालने E, K और G में। E और K G में एक संबंध है, E बराबर 9kg अपॉन 3K + G होता है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता रहता है, सो गेट मेमोराइज कर लेंगे इसे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिसिटी जो पढ़ रहे हैं माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील क्या है? डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या है? जिसमें हम बल लगाकर उसके तार के रूप में खींचा जा सकता है। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर इसका अध्ययन कैसे करेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी डक्टाइल मटेरियल का, जिसका उदाहरण हमने माइल्ड स्टील लिया है। ये फिगर में आप देख रहे हैं, हमने एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन को लिया है, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को लिया है। अब 0 से A तक जो दिखा रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे स्ट्रेस का मान बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन का भी मान बढ़ेगा A तक। इसका नाम दिया है प्रोपोर्शनल लिमिट। बी इलास्टिक लिमिट, A से B तक इलास्टिक लिमिट। आप देख रहे हैं यहाँ कर्व भी है, यानी इलास्टिक लिमिट, या जैसे हमने हुक्स लॉ में विदिन इलास्टिक जोन पढ़ा कि जहाँ तक आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स विंड अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर सकता है। अब आइए C पॉइंट की बात कर ले, यील्ड पॉइंट जिसकी हमने बात कर रखी है। यील्ड पॉइंट क्या है? अब क्या है यील्ड पॉइंट? कुछ देर तक स्ट्रेस को हम अगर बनाए रखें, B के बाद स्ट्रेस को अगर बढ़ाए रखें, जैसे मान लिया जाए किसी पिंड को हम भार के द्वारा लटकाते हैं, मान लिया जाए कोई एक तार है जिसको भार के द्वारा लटकाया गया है, तो आपका B तक तो ये बढ़ता जाएगा, A तक बढ़ेगा, B तक भी पहुंचेगा, लेकिन कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है, उसके बाद भी उसमें या तो इलॉन्गेशन होगा या उसे डिक्रीज होगा या डिफॉर्मेशन होगा। तो इस डिफॉर्मेशन को स्ट्रेस, यानी हम B के बाद भी ये स्ट्रेन आपका घटेगा या बढ़ेगा, तो इसलिए C को यील्ड पॉइंट कहते हैं। D अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, यानी इसके बाद अगर लोड हम बढ़ाते जाएंगे तो पिंड या मटेरियल फ्रैक्चर में आ जाएगा। ये फिगर आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए है। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या है? ब्रिटल मटेरियल, भंगुर। ब्रिटल मटेरियल का मतलब है जैसे मान लिया जाए हम फोर्स लगाया तो उसमें इलॉन्गेशन हो ही नहीं, इलॉन्गेशन नहीं हो और वो पिंड चूर चूर हो जाए। चूर चूर होने का मतलब जैसे शीशे को पटकते हैं तो वो चूर चूर हो जाता है, उसी तरह कास्ट आयरन भी है ब्रिटल मटेरियल, जिसको भंगुर मटेरियल कहते हैं। ये पदार्थ का गुण के अंतर्गत आता है। तो इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे हम देख लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस को हम वाई एक्सिस पर और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। तो ये 0 से A तक, A से B तक और B के बाद ये C फ्रैक्चर हो जाता है। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, जैसे जैसे आपका हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं स्ट्रेन इसमें भी बढ़ता है। B तक ये क्या है? इलास्टिक लिमिट तक है। इलास्टिक लिमिट A से B तक पहुंचता है, यानी ओरिजिनल शेप को ये भी गेन करता है। बट जैसे ही इसकी स्ट्रेस का मान बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? इसमें यील्ड पॉइंट नहीं होता है, यानी ये इसमें यील्ड नहीं होता है, डायरेक्ट ये फ्रैक्चर की ओर बढ़ जाता है, यानी C आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। भंगुर पदार्थ में इलॉन्गेशन जो होता है बहुत कम होता है, इलॉन्गेशन न के बराबर होता है, इलॉन्गेशन करीब लेस देन 5% तक होता है, इसलिए इसमें यील्ड पॉइंट का कोई जगह नहीं होता है, डायरेक्ट फ्रैक्चर की ओर बढ़ता है। हाई कार्बन स्टील की बात करें तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण यह भी ब्रिटल मटेरियल के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका भी अगर डायग्राम
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यानी कर्व देखेंगे तो सेम आएगा जो ब्रिटल मटेरियल का है या कास्ट आयरन का है। कभी कभी पूछता है कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, या फिर हाई कार्बन स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। तो ये तीनों के लिए सेम होगा। अब आइए कभी कभी रिलेशन पूछता है अप्रॉक्स में इसका लगभग में कि आपका कार्बन स्टील का जो प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस जो है इलास्टिक स्टील यानी स्टील से हाफ होता है, अप्रॉक्स हाफ होता है। उसी तरह एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम का जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 1/3 होता है। तो इस तरह से हमने करीब करीब छोटे छोटे बातों का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। स्टे होम स्टे